हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे, खुश होंगे। तो मैं हूँ प्रशांत कुमार, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे पॉइंट्स टू मार्क पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीडीपी के बारे में, और ये देखेंगे कि इसके क्या क्या टाइप्स हैं, उनके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे कैसे होती है, और थोड़ी बहुत बात करेंगे हम इसके हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, जीडीपी के हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बताया है बेसिक्स ऑफ जीडीपी के बारे में कि उसकी जीडीपी क्या होती है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कितने तरह से कैलकुलेशन होता है, फीचर्स क्या है, ग्रोथ रेट क्या होती है। ठीक है, तो उस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, देखो, which country among the following keeps its nominal GDP and real GDP value same each year? कह रहा है कौन सी कंट्री का नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की वैल्यू हर साल सेम होती है, मतलब जितनी नॉमिनल होगी उतनी ही रियल होती है। ठीक है, ऑप्शंस हैं चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान एंड नन ऑफ द एबव। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जीडीपी के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, नॉमिनल, रियल एंड पीपीपी, और एक टर्म होता है जीडीपी पर कैपिटा। थोड़ा सा ये हटके है, कुछ ज़्यादा हटके नहीं है, बट थोड़ा सा लिंक से हटके है। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों को हम कवर करेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉमिनल जीडीपी। देखो, 2 कंडीशन होती है। एक, जब हमें करेंट ईयर जीडीपी को प्रेसिडिंग ईयर जीडीपी से कंपेयर करना हो, मतलब इस साल का जस्ट पिछले साल से कंपेयर करना हो। दूसरी चीज़, जब सेम ईयर में डिफरेंट क्वार्टर्स के आउटपुट को कंपेयर करना हो। जैसे एक ही साल में चारों क्वार्टर्स को, एक पहले क्वार्टर को दूसरे से या तीसरे से, दूसरे को चौथे से, ऐसे कंपेयर करना हो। इन दोनों कंडीशंस में नॉमिनल जीडीपी यूज करते हैं। समझ रहे हो? अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो याद होगा आपको, मैंने बताया था पिछले वीडियो में प्रोडक्शन अप्रोच के बारे में, जिसमें हम लोग करेंट मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं सीधा, उससे हमारी जीडीपी निकलती है। तो वो जीडीपी जो निकलती है करेंट प्राइस पे मार्केट वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो देती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, बस इतना ही। नॉमिनल जीडीपी में कुछ खास ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं रियल जीडीपी की तरफ। देखो, रियल जीडीपी के लिए कंडीशन क्या है? बेस ईयर होना चाहिए। ठीक है, उसमें बेस ईयर होना चाहिए एक। अब बेस ईयर आपको याद होगा, आपको पता होगा कि अभी बेस ईयर हमारा है 2011-12। ठीक है, 2011-12 उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी साल की जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब अगर हमें कंपेयर करना हो 2 साल या उससे ज़्यादा के जीडीपी को कंपेयर करना हो, ठीक है, 2 साल या उससे ज़्यादा की जीडीपी को अगर कंपेयर करना हो, उस केस में हम लोग रियल जीडीपी की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है इट एलिमिनेट्स द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब तीसरा पॉइंट भी साथ ही साथ देखो, बाई एडजस्टिंग द आउटपुट इन एनी गिवन ईयर फॉर द प्राइस लेवल्स दैट प्रिवेल्ड इन बेस ईयर, इकोनॉमिस्ट एडजस्ट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। एक चीज़ समझना, दोनों पॉइंट को एक साथ समझते हैं। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि बेस ईयर जो भी है, अभी के डेट में क्या है 2011-12, उस डेट में, उस ईयर में प्राइस लेवल क्या था, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना था, बस वही प्राइस कांस्टेंट हो गया। अब अगर रियल जीडीपी की वैल्यू निकालनी होगी तो उसी प्राइस को हम हर साल किसी भी साल को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि साल चाहे जो भी हो, उसमें प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी चाहे जो भी हो, प्राइस जो होगा वो बेस ईयर का ही प्राइस होगा। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन महंगाई, उसका प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता है, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्राइस हमने कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, बेस ईयर के प्राइस को ही हमने मान लिया है हर साल के प्राइस, हर साल के प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो, कह रहा है नॉमिनल जीडीपी इज ग्रेटर देन रियल जीडीपी। क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में जनरली हम लोग इन्फ्लेशन भी ऐड करते हैं। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन ऐड करना होता है, क्योंकि पिछले साल से ही हम कंपेयर कर रहे होते हैं।
ठीक है। अब जब इन्फ्लेशन, आपको पता है कि इन्फ्लेशन एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, इन्फ्लेशन हमेशा से पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जो इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाए उसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, वो फिर इन्फ्लेशन नहीं रह जाता, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में अगर पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे तो वो तो हमेशा बड़ा ही हो जाएगा ना। तो इसी वजह से नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। अब फॉर्मूला है रियल जीडीपी कैलकुलेट करने का क्या, तो देखो दो फार्मूले हैं, या तो आपको डिफ्लेटर पता हो, ठीक है, उससे आप निकाल सकते हो रियल जीडीपी इक्वल्स नॉमिनल अपॉन डिफ्लेटर, या फिर सिंपल सा फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ आउटपुट इन बेस ईयर। हमने कहा था बेस ईयर के प्राइस को कांस्टेंट कर दिया, वही प्राइस हमारा आगे हर साल चलेगा, ठीक है, रियल जीडीपी निकालने में। अब उसको सिंपली हम लोग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देता है हमारा रियल जीडीपी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं इसके कैलकुलेशन कैसे कैसे करते हैं। अब ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, ठीक है, नॉमिनल और रियल में क्या डिफरेंस हो जाता है। 3 साल लिए हमने, 2011, 18 और 19, तीनों में आप देखो, सपोज करो कि 3 प्रोडक्ट्स ही बने इंडिया में, 3 प्रोडक्ट्स ही बने, पेन, बुक एंड कॉपी। क्वांटिटीज दे रखी हैं तीनों साल में, प्राइसेस दे रखे हैं तीनों साल की, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी को हमने डिनोट किया है यहाँ पे एनजीडीपी से, और रियल जीडीपी को किया है आरजीडीपी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉमिनल जीडीपी सबकी पहले निकाल लो। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, करंट मार्केट वैल्यू, सबकी करंट मार्केट वैल्यू, जो उस साल की करंट मार्केट वैल्यू है उससे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे अगर मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखोगे तो नॉमिनल जीडीपी तीनों साल में क्या आ रही है, एक में 1400, फिर 3150, फिर 3800, ठीक है। अब रियल जीडीपी देखो क्या होती है, बेस ईयर है हमारा 2011-12, उस साल देखो क्या है 1400 ही आएगा क्योंकि प्राइस तो वही है। 18 में देखो रियल जीडीपी क्या आएगी, प्राइस कांस्टेंट किया हुआ है। अब यही जो प्राइस दे रखा है, पेन का 2 रुपये, बुक का 4 और कॉपी का 3, यही प्राइस अब आगे हर साल चलेगा, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। क्वांटिटी चाहे जो भी हो, प्राइस हमारा सेम रहेगा हर साल, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद 2018 और 19 में रियल जीडीपी की वैल्यू जो आ रही है वो है 1500 एंड 1630, ठीक है, 1630, समझ गए। अब ग्रोथ पे ध्यान देना जरा, ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो बेस ईयर है हमारा 11-12, इसमें तो बेस ही हमने लिया है तो इसमें तो ग्रोथ की बात ही नहीं है, दोनों वैल्यू होगी 1400, ठीक है। अब 2018 में कहते हैं, तो देखो नॉमिनल जीडीपी जब भी कैलकुलेट करना हो तो उसमें हमें प्रेसिडिंग ईयर के बारे में पता होना चाहिए, उसके पिछले वाले साल का डाटा हमारे पास होना चाहिए। अब 2018 के लिए आप यहाँ पे देखो तो क्या आपके पास 2017 का डाटा है, नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ग्रोथ कुछ नहीं होगा, जो वैल्यू थी वही वैल्यू हम रख देंगे 3150। रियल जीडीपी के लिए बेस ईयर का डाटा पता होना चाहिए, तो उसका डाटा तो है हमारे पास 1400, ठीक है। अब 2018 में वैल्यू क्या आई थी आरजीडीपी की 1500, तो ग्रोथ क्या हो गया 100, ठीक है। ठीक उसी तरह से 2019 में, अब 2019 के लिए प्रीवियस ईयर तो हमारे पास है, प्रेसिडिंग ईयर तो है 2018, ठीक है, उसके लिए तो हमारे पास है 2018, तो एनजीडीपी तो हम निकाल सकते हैं, बस सिंपली उससे माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आई 3800 माइनस 3150 वो आई 650, ठीक है। अब रियल जीडीपी बेस ईयर हमारा वो तो सेम रहेगा 1400, ठीक है। अभी 19 में क्या आया 1630, तो ग्रोथ कितना क्या हुआ 230, समझ गया। ये पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है ना। अब चलो देखते हैं डिफ्लेटर। डिफ्लेटर क्या होता है, आप इस वाले स्लाइड में देखो तो यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है रियल जीडीपी इक्वल्स नॉमिनल अपॉन डिफ्लेटर। अगर इस डिफ्लेटर को हम LHS में लेके जाएं, ठीक है, तो ये आ जाता है नीचे, तो नॉमिनल अपॉन रियल हो जाता है, ठीक है। बस वही वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। डिफ्लेटर नॉमिनल अपॉन रियल, ठीक है, आ गया 1। उसी तरह से 18 और 19 में भी नॉमिनल अपॉन रियल 2.1, नॉमिनल अपॉन रियल 2.33, ठीक है, ये डिफ्लेटर हो गया। डिफ्लेटर क्या है, एक तरह से इंडेक्स है, इन्फ्लेशन इंडेक्स है, ठीक है। डिफ्लेटर एक तरह से इंडेक्स है, ये क्या करता है डिफरेंस इन प्राइस बिटवीन करेंट ईयर एंड बेस ईयर। जो बेस ईयर का प्राइस होगा और करेंट ईयर का जो प्राइस होगा उनका डिफरेंस ये बताता है। यार एक बात बताओ,
बेस ईयर में जो प्राइस होगा और करेंट ईयर में जो प्राइस होगा तो वो क्या होगा, या तो घटेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो इन्फ्लेशन ही बताएगा ना, ये तो इन्फ्लेशन ही होता है। या तो प्राइस घटता है तो मतलब इन्फ्लेशन घट रहा है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स को बताने का एक ये इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, ये डिफ्लेटर। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ग्रोथ अपन प्रीवियस ईयर जीडीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रीवियस ईयर जीडीपी पे ध्यान देना, रियल जीडीपी के टर्म्स में, रियल जीडीपी के लिए प्रीवियस ईयर का मतलब होता है बेस ईयर। ठीक है, रियल जीडीपी के लिए प्रीवियस ईयर का मतलब होता है बेस ईयर, और नॉमिनल के लिए प्रीसीडिंग ईयर, जस्ट प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, अब देखो एक वैल्यू है, सिर्फ हमारे पास बस एक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि 11 की तो वैल्यू निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो तो बेस ईयर ही है, तो उसमें तो कोई ग्रोथ रेट आएगा नहीं। 18 में नॉमिनल के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारा प्रेसिडिंग ईयर नहीं दिया हुआ है। रियल के लिए आएगा, वो हो जाएगा 1500। ग्रोथ आया था हमारा कितना, 100 का। प्रीवियस ईयर मतलब बेस ईयर 1400, 100 अपॉन 1400 मल्टीप्लाइड बाई 100, वो वैल्यू अप्रॉक्स 7 to 8% आएगी। ठीक है, अब देखो बचा 19। अब 19 में ही तो दोनों वैल्यूज हमारी आ रही हैं क्लियरली। ठीक है, क्योंकि 19 के लिए प्रेसिडिंग ईयर भी दे रखा है 18, और बेस ईयर भी दे रखा है, तो दोनों वैल्यू हमारे पास है। 650 एंड 230 ग्रोथ आया है हमारा, तो इससे ग्रोथ रेट हमारा निकल सकता है। नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट आप ये इस फॉर्मूले पे रखो, इस फॉर्मूले पे, तो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी आई, 20.63%, और रियल जीडीपी की वैल्यू कितनी आई, 16.4%। तो आप देखोगे कि नॉमिनल की वैल्यू, नॉमिनल जेट जो है वो ग्रोथ रियल ग्रोथ से ज़्यादा है। तो समझ गए ना, ग्रोथ जब ज़्यादा होगा, नॉमिनल का ग्रोथ ही जब ज़्यादा है तो ग्रोथ रेट तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं पीपीपी जीडीपी क्या होती है। पीपीपी पहले आप समझो वो क्या होता है, फिर आप जीडीपी समझ जाओगे। जीडीपी कुछ नहीं होता है, अगर पीपीपी की वैल्यू निकाल दो तो वही हो जाती है जीडीपी की वैल्यू। ठीक है, पहले पीपीपी समझो। देखो, परचेजिंग पावर पैरिटी। पैरिटी मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। ठीक है, पैरिटी मीन्स होता है कंपैरिजन। परचेजिंग पावर, किसी भी चीज़ को परचेज करने की पावर। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन वी कंपेयर हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सचेंज रेटेड एडजस्टेड यूनिट मनी कैन परचेज इन डिफरेंट कंट्रीज। अब समझो इस बात को, ये परचेजिंग पावर क्या होता है। दूसरे कंट्रीज में, अब जैसे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ की करेंसी क्या है, रुपीज़। यहाँ हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं 10 रुपये 20 रुपये ऐसे रुपीज़ में। ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ की करेंसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वहाँ की करेंसी, अब जैसे चाइना जाएंगे तो वहाँ पे हो जाएगी युआन या रेनिनबी। ठीक है, और यूएस जाएंगे तो वहाँ पे यूएस डॉलर चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ की करेंसी से वहाँ पे नहीं खरीद पाएंगे ना, तो पहले हमें एक्सचेंज करना होगा। ठीक है, तो वो जो वैल्यू होगी वो एक्सचेंज रेटेड वैल्यू होगी, एक्सचेंज रेटेड यूनिट होगी। ठीक है, तो रुपीज़ को डॉलर में पहले कन्वर्ट करेंगे। अब डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद हमारी कितनी कैपेबिलिटी है किसी भी सामान को खरीदने की, और कितना ज़्यादा हम सब कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को कंपेयर करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है पीपीपी जीडीपी का, परचेजिंग पावर पैरिटी का। ठीक है, जब करेंसीज को एक्सचेंज करने के बाद जो प्राइस बनता है हमारा किसी गुड्स का, तो उस प्राइस पे हम लोग कितने गुड्स खरीद पाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग इस पीपीपी से देखते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेज़र करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। ऑब्वियसली यार, यहाँ पे अगर हम लोग 10,000 में खर्चा चला रहे हैं सब कुछ खरीदने के बाद, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि यूएस में भी 10,000 में ही चल जाए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो डॉलर होता है, हो सकता है कम या अधिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ये बताता है। अ प्राइस ऑफ एन आइटम एंड और बास्केट ऑफ आइटम्स इन टू कंट्रीज आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू। बात वही है जो मैंने पहले बताया, पहले एक्सचेंज कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कितना प्राइस हुआ। ठीक है, किसी भी आइटम का या बास्केट ऑफ आइटम। बास्केट ऑफ आइटम मतलब कि कोई भी उसमें बहुत सारे आइटम्स हो जाते हैं। ठीक है, बास्केट में सिंपली यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ये इकोनॉमिक्स वाला कोई टर्म नहीं है। ठीक है, सिंपल आप समझो तो कितने ज़्यादा गुड्स उसमें आ जा रहे हैं उतने प्राइस में। ठीक है, तो ये एक्सचेंज करने के बाद क्या प्राइस बनता है, उस प्राइस को हम देखते हैं कि अपने प्राइस से कितना ज़्यादा कम या अधिक है।
PPP वैल्यू इक्वल्स प्राइस इन करेंसी 1 डिवाइडेड बाई प्राइस इन करेंसी 2। अब इसको अगले स्लाइड से आप समझोगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वैल्यू जो होती है PPP वैल्यू, ये एक रेशियो होती है, ठीक है। ये एक रेशियो होती है करेंसीज की, ठीक है। उस करेंसीज की रेशियो होती है कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि कितना प्राइस बन रहा है एक्सचेंज करने के बाद। अब जनरली हम क्या करते हैं कि वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है? US डॉलर। उससे हम लोग एक्सचेंज करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल वही रहती है। क्यों? क्योंकि हमें GDP निकालना है, सिर्फ यहाँ प्राइस निकाल के नहीं रह जाना है, यहीं तक नहीं रुकना है, हमें आगे GDP निकालना है। अब GDP हम तभी निकालेंगे ना जब हमारे पास कोई स्टेबल करेंसी हो, स्टेबल वैल्यू आए किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग US डॉलर से एक्सचेंज करते हैं। दुनिया का कोई भी कंट्री जो है वो अपनी करेंसी जो है US डॉलर से एक्सचेंज करने के बाद GDP निकालता है और तब IMF या वर्ल्ड बैंक उसकी GDP लिस्ट बनाता है, GDP रैंकिंग बनाता है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला स्लाइड में मैंने समझाया हुआ है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लो कि 1 kg चावल आप इंडिया में खरीद रहे हो 40 का, ठीक है। 1 kg चावल 40 का खरीद रहे हो, यहाँ पे 40 रुपये दे के 1 kg खरीद रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या US में आपको वही 40 रुपये दे के 1 kg मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे डॉलर चलता है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? $1, ठीक है। लेकिन $1 अभी के डेट में यहाँ पे क्या चल रहा है? 75 रुपीज़, ठीक है। अब $1 भी आप देते हो, मतलब कि आप 75 रुपीज़ दे रहे हो। 1 kg चावल के लिए ही 75 रुपीज़ दे रहे हो 40 रुपये के बजाय। मतलब आपको तो इंडियन करेंसी के हिसाब से तो महंगा पड़ गया ना। तो इसीलिए क्या करते हैं कि एक कॉमन प्राइस निकालते हैं, ठीक है। कॉमन प्राइस निकालते हैं ताकि हर सामान की कीमत हर जगह पे बराबर निकले, ठीक है। ये कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि हमारे यहाँ ज़्यादा वैल्यू है, उनके यहाँ कम है, या फिर उनके यहाँ ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है, ठीक है। इसके लिए एक कॉमन प्राइस निकाला हमने। कैसे किया? बस इसके हिसाब से रेशियो ले लिया प्राइस का, ठीक है। हमारे यहाँ की करेंसी की और उनके यहाँ करेंसी की हमने रेशियो ले ली रेशियो ले ली। 40 रुपीज़ थे, अब यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए मैंने 70 ले लिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी रुपीज़ पर डॉलर के टर्म में, ठीक है। जो प्राइस होगा हमारा रुपीज़ पर डॉलर के टर्म में आएगा। ये कितना आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 7 रुपीज़ पर डॉलर, ठीक है। अब यही वैल्यू जो होगी सारे प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो GDP दे देगी। समझ गए? कॉमन प्राइस से हम GDP कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉमन प्राइस से किसी भी कंट्री की, ठीक है। जनरली US डॉलर से एक्सचेंज करने के बाद। समझ गए? आई होप आपको PPP पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं GDP पर कैपिटा क्या होता है। सिंपल है, कुछ नहीं है। GDP पर कैपिटा क्या होता है कि किसी भी कंट्री का टोटल GDP कितनी होती है और उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उनका रेशियो, टोटल GDP डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। ये एक एवरेज वैल्यू होती है। GDP पर कैपिटा एवरेज वैल्यू होती है किसी भी कंट्री की, एवरेज इनकम होती है किसी भी कंट्री की, कि हर व्यक्ति लगभग एक एवरेज इनकम इतने का कर रहा है। सपोज अगर 20,000 रुपये हैं किसी भी कंट्री की, तो इसका मतलब कि एवरेज वहाँ पे 20,000 की इनकम है, ठीक है। एवरेज अगर कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये मत समझना कि हर इंसान 20,000 कमा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 130 करोड़ लोग 20-20 हज़ार कमा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम लगभग लोग इतने कमा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू, इसी चीज़ को हम कहते हैं GDP पर कैपिटा, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो क्या होता है, रैंकिंग जो निकलती है वो दो रैंकिंग निकलती है, नॉमिनल और PPP। क्यों रियल क्यों नहीं निकलती और पर कैपिटा के हिसाब से क्यों नहीं निकलती? वो भी निकलती है, लेकिन कंसीडर हम लोग क्यों ज़्यादातर इन दोनों को क्यों करते हैं? क्योंकि देखो रियल में तो एक तो दिक्कत ये है कि बेस ईयर से हमें सब कुछ कैलकुलेट करना होता है। अब उस टाइम के प्राइसेस क्या थे और अभी के प्राइसेस क्या हैं? अभी के तो चलो मान लो फिर भी सही है कि पता चल रहा है, लेकिन पहले 2011-12 का सब डाटा निकालना, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक आइटम का, सुई से लेके जहाज तक का, ठीक है,
उनका प्राइस निकालना उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। पर कैपिटा यार आप एवरेज निकाल के सबको जनरलाइज थोड़ी ना करोगे, है ना, सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ उसमें दिमाग नहीं लगा रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं और पीपीपी हमें एक कन्वीनियंस देता है कॉमन प्राइस निकालने पे, ठीक है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है प्राइसेस का। नॉमिनल सिंपल है, हम लोग करेंट मार्केट वैल्यू सबकी निकाल लेते हैं, सीधा सीधा है, कुछ ज़्यादा इसमें लफड़ा है नहीं। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि इंडिया की रैंकिंग नॉमिनल के हिसाब से है 5th, जो कि पीपीपी के हिसाब से है 3rd, ठीक है, 3rd है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी वैल्यू आप देखो 2.93 ट्रिलियन और पीपीपी वैल्यू देखो 11.32। वैल्यू आप समझ रहे हो क्यों हुआ? क्योंकि हमने यूएस डॉलर से इसे एक्सचेंज कर दिया है, ठीक है। इस वजह से सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो आई वो थोड़ी बढ़ के आई, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री के साथ ऐसा हो, किसी का घट भी सकता है, किसी का बढ़ भी सकता है, ठीक है, बट जनरली ये बढ़ता ही है। लेकिन जर्मनी के केस में आप देखो तो नॉमिनल में आई थी 3863, जो कि पीपीपी में ये आई 4444। मतलब जनरली ये सारे कंट्रीज़ की बढ़ के ही आती है लगभग, ठीक है। लेकिन रैंकिंग में डिफरेंस हो जाता है, क्यों? क्योंकि किसी की वैल्यू नॉमिनल से ज़्यादा आ जाती है उसमें पीपीपी में। अब यूएस का देख लो, नॉमिनल के हिसाब से इसकी रैंकिंग है 1, बट पीपीपी के हिसाब से इसकी रैंकिंग है 2nd। वही चाइना जो 2nd था वो पहले नंबर पे पहुंच गया, ठीक है, क्योंकि चाइना की तो वैल्यू बढ़ गई। अब इस डाटा को आप अच्छे से देख लो, इस लिस्ट को आप अच्छे से देखो, तब जाके मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। थोड़ा बहुत है हिस्ट्री, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ये इंपॉर्टेंट तब क्यों हो जाता है, सीजीएल जैसे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह में या फिर बैंकिंग एग्जाम्स में इससे कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। आया था कब? 1937 में, ग्रेट डिप्रेशन के बाद। आपको याद होगा 1930 का ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भयानक था, पूरा विश्व मंदी में था, ठीक है। तो उसके बाद ये आया था इसका कॉन्सेप्ट जीडीपी। कौन लाया था? सिमोन कुजनेट्स। ये नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च में एक इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने लाया था इस जीडीपी के कॉन्सेप्ट को। उस टाइम तक कौन सा कॉन्सेप्ट था? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यही यूज किया जाता था पहले मेजरमेंट के लिए, ठीक है। जीएनपी क्या होता है? तो जीएनपी कुछ नहीं, जीडीपी में अगर आप इंडियंस के द्वारा फॉरेन में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स, मतलब इंडियंस के द्वारा अगर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स से जो इनकम आ रही है उसको ऐड कर दो और फॉरेन एजेंट्स के द्वारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, ठीक है, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है उससे जो इनकम आ रही है उसको डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो वो वैल्यू हो जाती है जीएनपी। समझ गए? तो ये होता है जीएनपी। उस टाइम तक जीएनपी यूज होता था, लेकिन 1944 के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद, ब्रेटन वुड्स एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल स्टेटस को बताता है सारे कंट्रीज़ का। इसका हेडक्वार्टर यूएस में है, ठीक है। ये 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद से जीडीपी को वाइडली अडॉप्ट कर लिया गया पूरे दुनिया के द्वारा। लेकिन यूएस 1991 तक जीएनपी को ही यूज करता था, उसके बाद 91 के बाद ये जीडीपी पे आया। अब ये क्यों करता था इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता, क्यों इतना ज़्यादा ढीठ बना हुआ था पता नहीं, बट उसके बाद ये जीडीपी पे आया। तो ये था एंड हमारे वीडियो का। आई होप आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने सीखने को मिला होगा। अगर आपको अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल, आपके मन में कुछ सवाल, कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब बाय बाय, टेक केयर।